गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हम करते हैं भारत में आए विदेशी यात्रियों पर। आज हमारा पार्ट 2, जो कल की वीडियो में हमने इसमें पार्ट 1 किया था, आज पार्ट 2 होगा। तो उसमें कल लगभग हमने 20 विदेशी यात्रियों के बारे में उसमें ये वीडियो अपलोड की थी। तो आज स्टार्ट करते हैं इब्न बतूता। ये एक विदेशी यात्री इब्न बतूता, ये किसके दरबार में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। जब यहाँ पर तुगलक राजवंश था तो उसके दरबार में आए थे सन 1333 से और 47 तक। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। मोरक्को कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश मोरक्को, जहाँ की राजधानी रबात। तो मोरक्को का ये निवासी था। इसने किताब लिखी है किताबुल रहेला, या तो किताबुल रहेला या खाली रहेला के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है कि। और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में अपने काजी के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर किया था? काजी के पद पर। काजी क्या होता था? न्यायाधीश से संबंधित होता था या फिर ये व्याख्या करने वाला। तो दरबार में एक अच्छा पद माना जाता था काजी का पद। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी के पद पर नियुक्त किया और सन 1342 में इसे चीन में अपना दूत बनाकर भेजा था वहाँ पर इनोए। और इसी ने बताया था कि चीन में एक सांकेतिक मुद्रा चलती है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे कि टोकन करेंसी किसने जारी की थी, यानी कि सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने। हालांकि वो एक उसका असफल कार्य था। तो इब्न बतूता किस देश का निवासी? मोरक्को, या तो मोरक्को ऑप्शन में आएगा या फिर अफ्रीका। किताब का नाम क्या था? रहेला या किताबुल रहेला। और इसका उपनाम भी था अबू अब्दुल्ला, उपनाम से जाना जाता है इब्न बतूता। दूसरा निकोली कोंटी। निकोली कोंटी कौन सा? इटली का यात्री था। और ये किसके दरबार में आया था? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक था यहाँ पर? देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट के दरबार में कौन आया? निकोली कोंटी। किस देश का निवासी था? इटली का निवासी। और विजयनगर में ये आया था। विजयनगर की इसने प्रशंसा की थी। ये कहा था कि नगर का जो घेरा है, जो उसकी बाउंड्री है, वो 60 मील की दूरी पर है, यानी कि 60 मील की उसमें बाउंड्री हुई है। जो विजयनगर साम्राज्य, उसकी बाउंड्री कितनी? 60 माइल्स। और दीवारें पहाड़ों तक और नीचे खाइयों तक जाती थी। तो नगर की काफ़ी प्रशंसा की है। और ये विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला यूरोपीय यात्री था। ये किस देश का था? और इटली का। उसके बाद आता है फिर अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक सन 1442 और 43 में आता है। और ये फारस का यात्री। फारस के यात्री में एक दूत बनकर आया था। फारस के शाह का नाम उस टाइम पर यह था शाहरुख। गर्मी बहुत ज़्यादा है। फारस के शासक कौन था? शाहरुख। ये शाहरुख का राजदूत बनकर आया था, इनवॉय बनकर आया था, है ना। और किसके दरबार में आया? विजयनगर, देवराय सेकंड के दरबार में। इससे पहले कालीकट में आया था। देखना, कालीकट के राजा का नाम जमोरिन। जब हम पढ़ेंगे वास्को डी गामा, वास्को डी गामा किसके दरबार में आया था? ये केरल के कालीकट के कोचीन के कप्पाडाकू नामक टापू पर। और केरल का राजा कौन था उस टाइम पर? राजधानी कालीकट लगती थी, जमोरिन। वो जमोरिन के दरबार में आया था। ये भी सबसे पहले जमोरिन के दरबार में। उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य में देवराय सेकंड के दरबार में, वहाँ पर विजयनगर की प्रशंसा की थी। और ये कहा कि इस जैसा कोई नगर ना तो सुना है अभी तक और ना ही देखा है। तो इसकी काफ़ी प्रशंसा की गई थी विजयनगर की। तो अब्दुल रज्जाक कहाँ का निवासी था? फारस का निवासी। किसके दूत के रूप में आया यहाँ पर? शाहरुख के दूत के रूप में आया। नेक्स्ट निकिटिन। निकिटिन एक रूस का यात्री था और ये घोड़ों का व्यापारी भी था। घोड़ों का व्यापारी। ये बहमनी साम्राज्य में आया था। बहमनी साम्राज्य में उस टाइम पर मोहम्मद थर्ड का शासन था। कौन थे राजा यहाँ का बहमनी साम्राज्य का? ये मोहम्मद थर्ड। और क्या था निकिटिन? रूसी घोड़ों का व्यापारी। ये घोड़े का विक्रेता था, घोड़े बेचने के लिए यहाँ पर आया था। इसके बाद में एक बारबोसा। देखना, बारबोसा सन 1500 से और 1516 तक ये विजयनगर साम्राज्य में रहा था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक देवराय। देवराय के बारे में ही विजयनगर को पढ़ते हैं। फिर बाद में एक देवराय और इसमें एक तालीकोटा का युद्ध बाद में हुआ था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो पुर्तगाली यात्री बारबोसा क्या था? एक पुर्तगाली यात्री। किसके दरबार में? कृष्ण देवराय के दरबार में। विजयनगर की काफ़ी प्रशंसा की थी। लेकिन एक ये बताया था इसने कि विजयनगर में सती प्रथा का भी प्रचलन था। सती प्रथा। देखना, कई विदेशी यात्रियों ने इसके बारे में चर्चा की है। जो हमने सबसे पहले कल की वीडियो में भी जो बताया था, मेगास्थनीज ने भी सती प्रथा की इसके बारे में ब्यौरा दिया है। लेकिन यहाँ पर सती प्रथा जब प्रचलन में थी, लेकिन उसका ये कहना था कि ये ब्राह्मणों में लागू नहीं थी। ब्राह्मणों में सती प्रथा लागू नहीं थी, ये केवल उसमें क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों में थी। ओके।
इसके बाद में आता है एक बार्थेमा। बार्थेमा एक पुर्तगाली यात्री था, ये भी विजयनगर साम्राज्य में आता है। कहाँ पर? विजयनगर साम्राज्य, और ये भी विजयनगर साम्राज्य। डोमिंगो पायस, इसके बाद कौन सा यात्री? डोमिंगो पायस। ये कहाँ का निवासी था? पुर्तगाली निवासी, और विजयनगर साम्राज्य में आता है। देखना ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो विजयनगर में आए हुए हैं। अच्छा, एक हम पढ़ेंगे खैर इससे पहले डोमिंगो पायस, ये कृष्ण देव राय के दरबार में आया और काफ़ी प्रशंसा की। यहाँ पर विजयनगर की प्रशंसा इसने भी, जैसे अब्दुल रज्जाक ने की थी कि इससे पहले नगर मैंने कभी नहीं देखा, और यहाँ पर विजयनगर की जो प्रशंसा है डोमिंगो पायस ने की थी कि रोम के समान वैभवशाली, इसकी तुलना रोम से की गई थी कि रोम जितना ये विशाल और वैभवशाली था, और विश्व का सबसे सर्वोत्तम नगर था ये विजयनगर, है ना। यहाँ का प्रतापी शासक कौन था? और कृष्णदेव राय, यानी कि डोमिंगो पायस ये कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। ये कृष्णदेव राय की भी प्रशंसा की और विजयनगर दोनों की प्रशंसा। नूनीज, फर्नांडीज नूनीज, ये कौन था? भी पुर्तगाली यात्री था और घोड़ों का व्यापारी था। घोड़े बेचने के यानी कि खरीद फरोख्त का कार्य करते थे। वैसे तो घोड़े अरेबिक माने जाते थे, लेकिन ये अरब से खरीदकर पुर्तगाल में ले जाकर यहाँ पर निर्यात करते थे उसका घोड़ों का। ये कहाँ पर आया नूनीज? विजयनगर साम्राज्य में। इसके बाद में सीजर फ्रेडरिक भी पुर्तगाली निवासी था, और इसने तालीकोटा के युद्ध के बाद ये कहा था कि इसका विध्वंस हो गया। तालीकोटा का युद्ध सन 1665 में हुआ था, 1565 में, पसीना बहुत है। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। तालीकोटा के युद्ध का नाम राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, बन्नरहट्टी का युद्ध या कृष्ण का युद्ध। तो तालीकोटा के युद्ध के बाद जो विजयनगर साम्राज्य या बहमनी साम्राज्य, इनमें दोनों में युद्ध हुआ था और वो तहस नहस हो गया था। मतलब वहाँ पर एक अगर देखा जाए कि कुछ नहीं ऐसा बचा था नगर जैसा। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ है? सन 1565 में ये युद्ध हुआ। तो युद्ध के बाद में इसने भ्रमण किया था ये सीजर फ्रेडरिक ने। इसके बाद में आते हैं राल्फ फिच प्रथम अंग्रेज यात्री था। सन 1583 में फतेहपुर सीकरी में आया था। फतेहपुर सीकरी में अकबर के दरबार में भ्रमण करने वाला प्रथम विदेशी यात्री राल्फ फिच। तो ये राल्फ फिच किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। और अकबर की सेकेंडरी कैपिटल क्या थी? ये फतेहपुर सीकरी। तो ये फतेहपुर सीकरी में भ्रमण किया था इसने। तो आप ये नोट कर लीजिए, इसके बाद अभी और बताते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला यात्री कौन आया फिर? विलियम हॉकिंस सन 1608 में आया था। ये कहाँ पर? सूरत में, जहांगीर के दरबार में। उस टाइम पर मुगलों का जो दरबार था ये सूरत में लगता था, और ये जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेज यात्री आया था। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब दिया था, और जहांगीर 2 भाषाओं का जानकार था, तुर्की और पर्शियन लैंग्वेज। तुर्की मुगलों की एक मातृभाषा थी, और जो पर्शियन भाषा में यहाँ पर ऑफिस का काम, ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी। तो जहांगीर दोनों भाषाओं को कैप्टन हॉकिंस दोनों भाषाओं को जानता था। कौन कौन सी? तुर्की और फारसी भाषाओं की जानकारी थी। और ये जेम्स फर्स्ट का पत्र लेकर दरबार में आया था। जेम्स फर्स्ट कौन? ये ब्रिटेन का सम्राट। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था लंदन में 31 दिसंबर सन 1601 में, उस टाइम पर वहाँ की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। लेकिन उसकी डेथ के बाद में जो उसके पति यानी कि जेम्स फर्स्ट ही वहाँ के सम्राट बने, और जेम्स फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो ये जेम्स फर्स्ट का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आया, और जहांगीर काफ़ी प्रभावित हुआ क्योंकि इसने फारसी भाषा में और तुर्की भाषा में बात की थी। तो इसे 400 का मनसब दिया था। लेकिन कैप्टन हॉकिंस या विलियम हॉकिंस ने एक अनुमति और मांगी थी कि सूरत में कंपनी स्थापित करने के लिए या फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, लेकिन ये अनुमति नहीं दी गई थी। खैर, तो फैक्ट्री लगाने की कोई अनुमति नहीं दी जहांगीर ने। फैक्ट्री मतलब कारखाना या सेटलमेंट या बस्ती, इन सब के एक ही में नहीं निकलते हैं। उसके बाद में जहांगीर के दरबार में कौन आया? टॉमस रो कौन था? ये भी अंग्रेज था, और ये सन 1615 में आया था सूरत में जहांगीर के दरबार में। ये फैक्ट्री स्थापित करने में सफल हुआ था, और ये अपने एक ईसाई धर्मगुरु एडवर्ड टेरी के साथ में सूरत में आया। क्या नाम था? एडवर्ड टेरी। क्वेश्चन आया कि ईसाई धर्मगुरु का क्या नाम था जो टॉमस रो के साथ में जहांगीर के दरबार में आया था? तो उसका नाम क्या था? एडवर्ड टेरी।
तो विलियम हॉकिंस को सफलता नहीं मिली थी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, लेकिन टॉमस रो को सफलता मिली। क्वेश्चन है कि जहांगीर के दरबार में कौन कौन यात्री आए थे, एक तो हॉकिंस और एक टॉमस रो। आगे देखिएगा, अगला यात्री एस्थाना मोसेरात। एस्थाना मोसेरात ये एक पुर्तगाली यात्री जो एक ईसाई धर्मगुरु भी थे, फादर एकाबीवा, क्या नाम, फादर एकाबीवा के साथ में सन 1580 में अकबर के दरबार में आया था। और अकबर के दरबार में ये कहाँ पर, आगरा में। वैसे अकबर की सेकेंडरी कैपिटल भी थी, कौन सी, फतेहपुर सीकरी। एस्थाना मोसेरात वहाँ पर जो इलाही धर्म की स्थापना की थी, या जो वहाँ पर सभा होती थी एक धार्मिक, उसमें भी भागीदारी की थी इन्होंने। एक यात्री इसमें देले वाले, पियोत्रो देला वाले, देखना सही से प्रोनाउंस करना। 1622 में ये जहांगीर के दरबार में, और इसने सती प्रथा का उल्लेख किया था कि भारत में ये साम्राज्य में सती प्रथा वहाँ पर चलन में थी, उसका विवरण दिया था सती प्रथा का। नेक्स्ट पीटर मुंडी, देखना पीटर मुंडी सन 1630 में ये शाहजहाँ के दरबार में आया था, और ये कहाँ का निवासी था, इटली का। 1630 में पीटर मुंडी इटली के वेनिस का, यहाँ पर एक नगर पड़ता है वेनिस, तो ये उसमें आया था। और इसने अकाल का वर्णन किया है। अकबर ये शाहजहाँ के शासनकाल में जो सबसे बड़ा अकाल पड़ा था, यानी कि दुर्भिक्ष या फिमाइन, ये सन 1630 से और 33 तक। ये बताते हैं कि उसमें लाखों की तादाद में लोग मारे गए थे, और मरने वालों का जो अंतिम संस्कार था उसे करने के लिए कोई नहीं बचा था नगर में, अपनी जान बचाने के लिए सब भागे हुए थे। तो पीटर मुंडी उल्लेख करता है कि मृतकों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें घसीटते हुए नगर के द्वार पर लाते थे, और जो द्वार थे वो सब बंद हो गए थे, यानी कि आने जाने का रास्ता ही नहीं बचा था। तो ये कौन था, पीटर मुंडी ने उल्लेख किसका किया है, ये दुर्भिक्ष का, यानी कि अकाल का। अगले यात्री हैं फिर विलियम फिच 1608 में जहांगीर, ये भी विलियम हॉकिंस के साथ में आया था और जहांगीर के दरबार में। बुलंद दरवाजे का इसने एक वर्णन किया है अपने वृत्तांत में कि विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है, और इसने एक सबसे सुंदर शहर यानी कि लाहौर के बारे में प्रशंसा की है कि इसे विश्व का सबसे बड़ा शहर और सबसे सुंदर शहर बताया गया है। ऐसे ही जो अनारकली की दंत कथा है, प्रेम कथा का भी वर्णन किसने किया है, विलियम फिच ने किया अपने वृत्तांत में। तो वृत्तांत में क्या क्या हुआ, एक तो जहांगीर के दरबार में आया, दूसरा ये बुलंद दरवाजे का निर्माण जो अकबर ने करवाया था उसकी प्रशंसा की थी, लाहौर शहर की प्रशंसा की, और अनारकली के वृत्तांत को या अनारकली की दंत कथा को अपने वृत्तांत में इसने लिखा है। आगे देखिएगा, फ्रांसिस्को पेलसार्ट, क्या नाम है, फ्रांसिस्को पेलसार्ट, ये कहाँ का, डच यात्री। देखना गुमास्ता बोलते हैं जो उनके कारखाने लगते थे, गुमास्ता किनके, डचों के। डच का नाम क्या होता है, देश का डच, हॉलैंड या नीदरलैंड एक ही नाम होते हैं, जैसे हमारे भारत, इंडिया या फिर हिंदुस्तान, ऐसे ही क्या हो जाएगा डच यात्री, ये इसको क्या थे, गुमास्ता था एक। अच्छा आगे देखिएगा, ये किसके दरबार में आया, जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट बैप्टिस्ट ट्रेवनियर, क्या नाम है पूरा, बैप्टिस्ट या बैप्टिस्टा ट्रेवनियर, ये 1638 में फ्रांस, ये शाहजहाँ के दरबार में आया था, और एक जोहरी का कार्य करता था, यानी कि जो हीरे जवाहरात या फिर डायमंड होता था, हीरा है ना, हीरे की खरीद फरोख्त करता था, हीरे का व्यापारी। क्वेश्चन आया हुआ है कि वो कौन सा विदेशी यात्री था जो हीरे का व्यापारी था और किसके शासनकाल में आया, कि दोनों क्वेश्चन आए हुए परीक्षा में। तो इस शाहजहाँ के दरबार में आया था और हीरे का व्यापारी था। नेक्स्ट निकोलाओ मनुची नाम है इसका, मनुची, ये इटली का यात्री था और दारा सिकों की सेना में तोपची के पद पर था। तोपची जो दारा सिको यानी कि शाहजहाँ का बड़े पुत्र का नाम, यानी कि औरंगजेब का जो भाई था, सबसे बड़ा भाई और शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र भी था, उसके ये सेना में यानी कि शाही सेना में तोपची का कार्य था। और जब दारा सिको की हत्या कर दी गई थी उसके बाद में फिर ये चिकित्सक के रूप में इसने अपना पेशा शुरू किया था, ये चिकित्सक बना था। दारा सिको की सेना में भर्ती हुआ तोपची के पद पर, और इसकी दारा सिको की मृत्यु होने पर जब इसकी हत्या कर दी इसके भाई ने, और तो बाद में चिकित्सक का इसने अपना व्यवसाय शुरू किया।
इसकी एक किताब का भी नाम है हिस्टोरियो दी मोगोर। ये पुस्तक कई बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है। हिस्टोरियो दी मोगोर, इसे बोलते हैं भारत का दर्पण। उस समय के समकालीन सभी घटनाओं पर प्रकाश डाला है और इसमें काफ़ी कुछ यानी कि भारत के बारे में वर्णन किया गया है। तो क्या आ जाएगा, भारत का वर्णन। दूसरा नाम क्या है इसका, हिस्टोरियो दी मोगोर। नेक्स्ट इसमें यात्री हैं फ्रांसिस वर्नियर। फ्रांसिस वर्नियर कहाँ के हैं, ये फ्रांस के फ्रांसीसी चिकित्सक के रूप में ये यहाँ पर भारत में इन्होंने कार्य किया था और एक वृत्तांत लिखा है। तो भारत का बहुत अच्छे सुंदर तरीके से वर्णन किया है हर घटनाओं का, जैसे आर्थिक, सामाजिक, यहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज के आते हैं। और ये किसके दरबार में आता है, शाहजहाँ के दरबार में। एक क्वेश्चन सबसे अच्छा बनता है कि कौन यात्री किसके दरबार में आया, एक तो राजा का नाम और दूसरा कि उनका जो व्यवसाय था, प्रोफेशन क्या था। कुछ इसमें आप यात्री देखते होंगे कि घोड़े के व्यापारी थे और कुछ इसमें चिकित्सक भी थे और ये तोपची के रूप में इसने व्यवसाय किया था। यह नियुक्ति फ्रांसिस वर्नियर, ये सामूगढ़ के युद्ध का एक चश्मदीद गवाह था, यानी कि साक्षी था, उसका आई विटनेस। सामूगढ़ का युद्ध ये कहाँ पर हुआ था, सामूगढ़ आगरा के निकट हुआ था, औरंगजेब और उसके बड़े भाई के बीच में, यानी कि शाही सेना। देखना, शाही सेना को जो डील किया था वो दारा शिकोह ने किया था। शाहजहाँ के पुत्रों के नाम, एक तो बड़े पुत्र का नाम दारा शिकोह, उसके बाद में एक हुए हैं फिर औरंगजेब, और एक थे सबसे लास्ट के ये दारा शिकोह, और एक बख्श नाम में आता है। तो उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने अपने भाई को हराया था, दारा शिकोह को। ये युद्ध कौन था, सामूगढ़ का युद्ध, और आगरा के निकट ये युद्ध हुआ था। इसमें फिर अपने पिता को बंदी बनाया था शाहजहाँ ने, लगभग 8 वर्षों तक वो बंदी रहा शाहजहाँ। कौन से, इसमें महल में, आगरा के लाल किले में। आगरा के लाल किले में एक मुजम्मन बुर्ज होता है, तो उसमें कैद किया गया था। सामूगढ़ का युद्ध सबसे निर्णायक युद्ध था। इसने एक किताब लिखी है, ट्रेवल इन दी मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल साम्राज्य में यात्रा। ट्रेवल इन दी मुगल एम्पायर, ये किसकी है, फ्रांसीसी, हाँ, फ्रांसिस जो चिकित्सक था वर्नियर की। उसी में सामूगढ़ के युद्ध का ये आई विटनेस भी था इसका। तो यहाँ पर ये कुछ विदेशी इसमें जो यात्री थे ट्रेवलर्स, उनके बारे में ये काफ़ी अच्छे से कलेक्शन था। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। इसे आप नोट करते रहिए। और ये लगभग सारा जो कलेक्शन है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। इसको आपको याद करना होगा। देखना, लिखने से भी कुछ नहीं होगा। लिखने का सिर्फ मीनिंग ये होता है कि याद करने में आसानी हो जाती है। हमें याद करना है, लर्न मोर एंड मोर, जितना आप कर सकते हैं। और डिस्कस कीजिए, इसमें शेयर कीजिए जैसे आप उचित समझें। खैर, तो मैं आशा करता हूँ कि समझ आएगा। ओके, थैंक यू।